हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। इसके लिए तो मैं जितना सॉरी बोलूँ उतना कम है। बट यार, आप सबको पता है कि स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और जब आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हो तो उतने सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं ना, तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, मेरा लास्ट ईयर है तो मेरे पास तो अभी बहुत ज़्यादा काम है, तो हम स्टडी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, और आपको भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हमेशा अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को ही देना चाहिए। तो गाइस, बहुत सारे एक्सक्यूज़ मैंने आपको बता दिए, पर स्टिल आई एम सो सॉरी। तो चलें, आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जैसे ही वैनशिंग लानवांजी और वेविशन को बाहर देखती है, वो लानवांजी को वेविशन के केस में लेके जाती है और वो उससे सवाल करती है कि क्या तुम अपने हीट से होके गुजरे हो। तो लानवांजी उसी टाइम बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। पर कुछ हुआ था उस टाइम। वैनशिंग सब कुछ समझ रही थी क्योंकि वो एक फिजिशियन थी। वो उसी टाइम लानवांजी का हैंड देखती है और उसके पल्स को देखती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फॉल्स हीट हुई है और तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल दे रही है। उसको लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर अभी एक चाइल्ड है, तभी वो तुम्हें पुश करिए कि तुम जल्दी से एक अपने लिए मैट ढूंढो। तो लानवांजी उसी टाइम बोलता है नहीं, और वो बहुत ज़्यादा हार्शली बोलता है। वो सुन के वैनशिंग बहुत बार ब्लिंक करती है और वो 2 मिनट के लिए तो कुछ भी नहीं बोलती। पर थोड़ी देर के बाद वो लानवांजी को बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं मीन साउंड करना नहीं चाहती थी, ना ही मैं तुम्हारी किसी भी फीलिंग्स का कोई भी अजम्पशंस लगाना चाहती हूँ, पर तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम अभी इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं सोच रहे। लानवांजी वो सुन के बहुत लंबी सी सांस लेता है। जितना जल्दी उसका गुस्सा आया था उतना ही जल्दी उसका गुस्सा उतर भी जाता है, क्योंकि कुंजे यानी ओमेगा को हमेशा यही चीज़ बोली जाती थी कि कभी भी कोई भी रेकलेस डिसीजन नहीं लेना, वो भी हीट में, और ना ही कभी भी अपने मूड स्विंग्स और इरिटेट होकर किसी को भी हर्ट नहीं किया जाए। और टेम्पररी हीट बाउंड्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ओमेगा यानी कुंजे में। पर लानवांजी के साथ कोई ज़बरदस्ती करता है यानी उसे फोर्सफुली उनके पार्टनर को अलग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से यानी एंजाइटी और पेन से गुजरते हैं। पर इन सारी चीज़ों के लेसन्स लानवांजी ने अटेंड हुए थे, तो वो अपने आप को समझाता है कि एज अ फिजिशियन वैनशिंग को इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह पता होगा और उनके सारे कंसर्न बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। पर अगर उसे ये लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी हीट की वजह से कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल गलत है। और वो बिल्कुल स्ट्रेट होके ये बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ। वो सुन के वैनशिंग अपने आईब्रोज को लिफ्ट करती है, तो लानवांजी उसे बोलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या सोच के यहाँ पे आया था। तो वो सुन के वैनशिंग अपने आईब्रोज को लिफ्ट करती है। लानवांजी वैसे ही स्ट्रेट खड़ा होता है कॉन्फिडेंटली। लानवांजी जिसने इतने सारे मंथ्स इस ट्रुथ को छुपाने के लिए यानी इस शेम को फेस ना करने के लिए अपने आप को चुप रखा, पर लानवांजी को इस सारी चीज़ों से कोई भी शेम फील नहीं हो रहा था और वो क्लियरली सबको डिक्लेयर करना चाह रहा था कि वो वेइंग के लिए फीलिंग्स रखता है, वो वेइंग से लव करता है और वो विश करता है कि वो वेइंग से ही शादी करे और वेइंग से ही आगे बढ़ाए अपनी फैमिली को। ये सारी चीज़ें लानवांजी ने इतने साल बिल्कुल छुपाई हुई थी सबसे। वैनशिंग उसी टाइम अपने माउथ को ट्विच करती है और वो बोलती है, पर मुझे डर है कि शायद मेरे पास इस चीज़ के लिए कोई भी क्योर नहीं है। वो सुनकर लानवांजी अपने हेड को दूसरी साइड टर्न करता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस चीज़ का कोई भी क्योर नहीं है और अगर क्योर होता भी तो वो फिजिशियंस नहीं देती। वैनशिंग उसी टाइम अपना टी कप उठाती है और वो लानवांजी को बोलती है कि मैंने अपना हाफ ईयर टी के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में, पर फॉर्चुनेटली मैंने तुम्हारे लिए वो चीज़ फिर से ढूंढ ली है। और वो टी लानवांजी को आगे सर्व करती है। लानवांजी वो टी को देखता ज़रूर है, पर वो टी उठाता नहीं है। वो चीज़ वैनशिंग समझ जाती है। वैनशिंग उसे फोर्सफुली वो कप आगे करती है, पी लो, ये ड्रिंक तुम्हारी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी। लानवांजी उस ड्रिंक को उठाता है। वो ड्रिंक करता तो है, पर वो अपनी हलक से नहीं उतारता। वो चीज़ पीने के बाद उसकी पूरी हीट उसके नेक में जैसे जमा हो गई थी। जैसे ही लानवांजी आज सुबह से उठा था, उसे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी थी। उसका दिमाग पूरे प्लान से भरा हुआ था। पहला प्लान सैक्रिफाइस, दूसरा प्लान कि वो वेइंग को कैसे छोड़ के ना जाए, और तीसरा कि वो सारी चीज़ों का कंक्लूजन कैसे हैंडल करेगा। शुरू में जब लानवांजी उठता है तभी वो सारी चीज़ें भूल जाता है, पर जब से वैनशिंग ने वो टी उसको बताई थी, लानवांजी को बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था, क्योंकि जब भी
ओमेगा और अल्फ़ा यानी कुंजे और शेन यू अपना बेड शेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा चिल्ड्रन ही होता है। और ये सारी चीज़ें लान वांजी ने लर्न कर दी थी जब वो 12 एज का था और उसने अभी तक कोई भी ट्रू हीट सफ़र नहीं की थी। तभी सारे चांसेस कंसेप्शन के यानी बेबी को आने के बहुत ज़्यादा कम थे। बट स्टिल ये पॉसिबल ज़रूर है कि लान वांजी और बेबी शन ने कोई चाइल्ड क्रिएट कर दिया होगा और उससे ये सारी चीज़ें पहले ही कंसीडर करनी चाहिए थी। पर अब वो वेंशिंग का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है कि वेंशिंग का माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है और उसने इस सारी चीज़ों को कंसीडर किया और अभी प्रेगनेंसी प्रिवेंट टी ही उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वो जैसे फिर से टी को देखता है उसको वो सारी चीज़ें मन से तो अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो अपनी सारी चीज़ों को थॉट देता है कि अभी चाइल्ड को प्रिवेंट करना सही होगा क्योंकि आयुआन को अभी तक केयर की ज़रूरत है और अभी बहुत सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना है क्योंकि वेइंग अभी तक पूरी कल्टीवेशन की वर्ल्ड में बहुत गलत कहलाया जाता है। तो इसलिए लान वांजी को यही ठीक लगता है कि अभी चाइल्ड प्रोड्यूस करना इट इज़ नॉट बेटर ऑप्शन। पर ये सारी चीज़ें के मुताबिक भी लान वांजी को इनसाइड बहुत ज़्यादा पेन फील होता है और वो अपने कप को वॉल की तरफ फेंकना चाहता था। उसे रियलाइज़ होता है कि वेंशिंग ने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था इस टी को बनाने के लिए। तो वेंशिंग उसकी हेजिटेशन नोट करती है। वो बोलती है लान वांजी अभी चाइल्ड को कैरी करना अच्छा टाइम नहीं है और वो लान वांजी की तरफ आगे बढ़ती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये टाइम सही है तो शायद तुम अपना दिमाग ख़राब कर चुके हो और मैं तुम्हें उसी अकॉर्डिंग ट्रीट कर रही हूँ। वांजी बहुत ज़्यादा मिजरेबली उस कप को देख रहा होता है और अपने आप को दिलासा देता है कि शायद काफ़ी टाइम के बाद चीज़ें डिफरेंट हो और वो वेइंग अपना चाइल्ड कैरी कर सकते हो और अगर वेइंग चाहेगा तो लान वांजी उसके लिए बहुत ज़्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। और वही सोच करते हुए लान वांजी उस टी को पी लेता है। उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बिटर होता है तो उसकी वजह से वेंशिंग उसे हॉट वाटर प्रोव करती है उसी कप में। उसके बाद फिर से वो टी उसे दे देती है। वो बोलती है कि तुम्हारी बॉडी ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल्स हैं अंदर, इसके लिए उन सारे फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें इस टी की ज़रूरत है। तो तब तक उस टी को पीता है जब तक वेंशिंग सेटिस्फाई नहीं होती। के बाद वेंशिंग पूछती है कि तुम श्योर हो, तुम यही सब सोच रहे थे जब तुम यहाँ पे आ रहे थे? और उसके बाद वो लान वांजी की तरफ टर्न करती है। अगर ये सब मिस्टेक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ये सारा मैस सही कर दूंगी और हम सब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा गहराई से ये सारी चीज़ें बोल रही होती है। ऐसा फील होता है कि कोई एल्डर सिस्टर या फिजिशियन बोल रहा हो। बट लान वांजी के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी भूलने के लिए और वो हमेशा यही बिलीव करता है और होप करता है कि वेइंग भी ये सारी चीज़ें ना भूले जो कुछ भी उन दोनों में रात को हुआ था। और अभी उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो ब्रिल माउंट्स को छोड़ के वहाँ से चला जाए और मैं वेइंग के साथ रहना चाहता हूँ। तो वो सुन के वेंशिंग एक लंबी सी सांस लेती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सेंसिबल डिसीजन है, बट शायद मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें जज करूं इस बात को लेके। लान वांजी को वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जैसा वेंशिंग साउंड करती है क्योंकि अब वेइंग भी इस तरह ही साउंड करने लगा है। पर लान वांजी को ये भी रियलाइज़ होता है कि उन दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। उन दोनों की शोल्डर्स बहुत ज़्यादा हार्डशिप वेट से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं और लान वांजी को लगता है कि उसका यहाँ पे रुकना सही होगा और वो उनको सर्व करेगा ब्रिल माउंट्स में अपनी हेल्प। तो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है तो वेंशिंग अपने आईब्रोज को निट करती है और वो उसके पास देखती है। उसे बोलती है कि शायद तुम्हारी फैमिली ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर लान वांजी बहुत ज़्यादा क्वाइटली बोलता है कि उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि लान वांजी ने तो पहले से ही सोचा हुआ था कि इसका और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर उसकी फैमिली उसे क्लाउड रेसेस में फोर्सफुली वापस भेजेगी, वो अपने फैमिली से बिल्कुल प्रिपेयर था फाइट करने के लिए। और उसे ये भी मालूम था कि एल्डर्स उसके बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे और उसके पूरा सेट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा। पर लान वांजी इस सारी चीज़ों को अभी बिल्कुल भी मायने नहीं देता क्योंकि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी रिजल्ट सेम ही है। लान वांजी कभी भी अब वापस नहीं जाएगा उसके सेक्ट पे। उसको ये भी मालूम था कि उसके डिसीजन के बाद उसका फैमिली से उसका नाम भी निकाला जाएगा। उसके बाद वो इंटायरली वेइंग से बिलोंग करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें सुन के वेंशिंग उसे बोलती है कि तुम्हें कभी किसने बोला है कि तुम बहुत ज़्यादा स्टबबोर्न हो? तो वो सुन के लान वांजी एडमिट करता है। वो बोलता है
बहुत बार। वेंशिंग वो सुन के लंबी सी सांस लेती है। उसे लगता है कि अब तो कोई चीज़ रही नहीं जो बात की जाए, और वो उसी टॉपिक को वहीं छोड़ के उसे टर्न कर देती है। और जाते जाते वो बोलती है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं पता, जो शायद तुम्हें मजबूर कर जाएं तुम्हारा डिसीजन चेंज करने में। लानवान जी वो सुन के थोड़ा फ्रोन करता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो उसे अब इस पास से हटा सके, और उसने ये सारी चीज़ें प्रूव भी कर दी। पर वेंशिंग कुछ भी नहीं बोलती। पर वेंशिंग अपनी ट्रे यानी जिसमें वो टी कप्स लाई थी वो अरेंज करने में लगी होती है, और जाते जाते लानवान जी को बोलती है कि मैं उस इडियट को ढूंढती हूँ और वो तुम्हारे पास भेजती हूँ, तुम उससे बात करो जैसे कि तुम्हें वो इतना ज़्यादा इंतज़ार ना कराए। वो केव से निकलने ही वाली होती है तो वो बोलती है हंगुलजुन। लानवान जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से वेंशिंग के साइड देखता है। वेंशिंग उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और अनसर्टेन लुक देती है, तो वेंशिंग उसे बोलती है कि तुम दोनों अगर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को ही मेडिसिन नहीं दूंगी। तो वो सुन के लानवान जी बोलता है अंडरस्टूड, मैं समझ गया। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली वेंशिंग की ओर नोट करता है। जैसे ही वेंशिंग वहाँ से निकल जाती है वो रूम को क्लीन करने में लग जाता है। इतना ज़्यादा तो क्लीन करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि फर्नीचर्स तो थे ही नहीं। वहाँ पे जैसे एक बेड होता है, जितनी भी चीज़ें केयरलेसली नीचे फ्लोर पे गिरी हुई थी यानी वेविशन के टैलिस्मान, उसको अरेंज करने की कोशिश करता है। पर वो सोचता है कि मैं वेंग के परमिशन के बगैर इन सारी चीज़ों को टच कर सकता हूँ, तो वो उन सारे पार्ट्स को स्किप कर देता है। वो कैंडल्स को साफ करने लगता है जो उन्होंने यूज़ की थी, और उसके बाद वो अपने रोब्स को देखता है जो वेंशिंग ले गई थी वॉश करने के लिए, और वो परफेक्टली फोल्डेड थे। लानवान जी उस अपने रोब्स को टर्न करता है और वो साइड पे रख देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो ब्रिल माउंट्स में तो फार्म वर्क में बिजी रहेगा, तो ये फाइन सिल्क के रोब्स पहन के घूमना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। और वो ये सोचता है कि उसके रोब्स और उसका गुआन ये दोनों ले सकते हैं अच्छे दाम में, तो वो इसलिए अपने रोप्स को करेक्टली फोल्ड करके वेंग की डेस्क की तरफ रख देता है, क्योंकि ये इस मैटर को बाद में डिस्कस करने वाला था। पर जब वो सफाई कर ही रहा होता है तो उसे अपनी फॉरेन रिबन मिलती है जो उसके बेड के यानी तकिए के नीचे से मिलती है। तो वो केयरफुली अपनी फॉरेन रिबन को उठाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फॉरेन रिबन तो सोल्ड नहीं कर सकता। सोचता है कि वो अपनी फॉरेन रिबन वापस अपने ब्रदर को ऑफर कर देगा। ये वो सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है तो लानवान जी अपनी रिबन को अपने फिंगर्स में बिल्कुल रोल कर देता है। वो सोचता है कि इस बारे में वो अपने ब्रदर को लेटर लिखेगा। केव बिल्कुल क्लीन हो जाती है। उसके बाद लानवान जी अपने आप को देखता है कि वेंशिंग एक वाटर की बकेट रख के गई है। वो अपने रोब्स को भी रिप्लेस करता है, और वो अपने नहाने के लिए टब में जाना ही वाला होता है तो वहाँ पे वेंग आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। लानवान जी वहीं पे बिल्कुल पेशेंटली वेट कर रहा होता है। वेंग आगे बढ़ता है पर वो लानवान जी से एक आर्म डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस उसे बहुत ज़्यादा ट्रबल तो कर रहा होता है, पर वो अपने आप को फोर्स करता है कि वो बिल्कुल पेशेंटली वहाँ पे खड़ा हो, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों पहले बात कर लें, जैसे कि वेंशिंग ने उन दोनों को एडवाइस की थी, और ये सारी फर्दर टचिंग वचिंग हो जाएगी। तो वेंग बोलता है कि मैंने अपना बात लिया था स्टीम में, पर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, तो मैं तुम्हें वो रिकमेंड नहीं करूँगा। लानवान जी देखता है वेंग के बहुत ज़्यादा बाल बिखरे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा चिली भी लग रहा होता है। लानवान जी उसको रैप करना चाहता था अपने रूप से, जैसे वो आयुआन को करता है, पर वो अपने आप को रोकता है और वो उसी टाइम वेंग की बात का नोट करता है पोलाइटली। वेंग कुछ बोलने ही वाला होता है तो उसी टाइम लानवान जी उसका नाम लेता है वेंग, और वेंग बोलता है लंचा। उसके बाद वो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। तो वेंग नर्वसली लाफ करते हुए बोलता है लंचा तुम पहले। लानवान जी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ से शुरू करे। जो सच्चाई थी वो तो उसके चेस्ट के अंदर ही थी और वो सारी चीजें बाहर निकालना चाह रहा था। ये बोलना चाह रहा था कि गगर आई इट मीन्स कि आई लव यू, और मैंने बहुत सालों से तुम्हें चाहा है और मैं तुम्हें कहीं भी फॉलो कर सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहना चाहता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें लानवान जी वेंग को बोलता जब वेंग 16 इयर्स ओल्ड था तो शायद लानवान जी के ऊपर वेंग बहुत ज़्यादा हंसता। पर वेंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया है। उसके साइड में हमेशा एक डार्क शेडोज उसके साइड में होता है, और जितनी भी सारी चीज़ें लानवान जी ने ऑफ़र की थी पहले, वो सारी चीज़ें वेंग हमेशा रिफ्यूज़ करता आ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा कोल्डली। तो इसलिए ये सारी डिक्लेरेशन वो अंदर ही खा जाता है और कोई वर्ड भी नहीं बोलता। बस वो एक चीज़ बोलता है, मुझे किसी बात का भी रिग्रेट नहीं है जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हुआ। वो सारी चीज़ें सुन के वेंग का तो माउथ बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। वो बोलता है लंचा, और उसके बाद उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या बोले।
लानवाजी को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। साइलेंस कभी भी लानवाजी को ट्रबल नहीं किया, बट अभी उसे वेंग का जवाब चाहिए और वेंग बिल्कुल साइलेंट है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पर वो मन ही मन में सोचा है कि अभी तक वेंग ने ना बोला है ना ही हाँ बोला है, तो इससे अच्छा है मैं कुछ अज्यूम ना करूँ। पर उसका हार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चल रहा होता है, तो वो जल्दी से बोल देता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूं। लानवाजी की कभी भी इंटेंशन नहीं था कि वो वेंग से कोई भी ज़बरदस्ती करे, बट वो वेंग को बहुत ज़्यादा बैडली चाहता था। उसको हमेशा यही लगता था कि वेंग भी उससे बहुत ज़्यादा चाहता है, क्योंकि उसने और लानवाजी ने एक बिल्कुल ब्यूटीफुल रात गुजारी थी। उसने लानवाजी को नॉट किया था, लानवाजी के अंदर अपने सीड्स डाले थे। लानवाजी वो सारी चीज़ें देख सकता था, जैसे वेंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था जब वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे से। उसे बार बार वेंग के प्रोटेस्ट भी याद आते हैं, जो वेंग बार बार बोल रहा था कि लानवाजी हम नहीं कर सकती, पर वो सारे प्रोटेस्ट लानवाजी एक बार भी नहीं सुनता। वो हर बार वेंग को किस करता है। ये सारी चीज़ें लानवाजी सोच ही रहा होता है, तो अचानक से वेंग बोलता है तंचा नहीं, और वो बहुत ज़्यादा शेकी स्टेप लेके लानवाजी के डायरेक्शन में आता है। वो बोलता है मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, वैनशिंग ने तो ऐसे ही बोला। वेंग के एक्सप्रेशन बिल्कुल गिर जाते हैं, बट वो लानवाजी के बहुत ज़्यादा क्लोज था। उसके हाथ जाके लानवाजी को टच करते हैं, तो लानवाजी भी एक स्टेप बिल्कुल फॉरवर्ड आ जाता है। वो दोनों बिल्कुल फ्रोज हो जाते हैं, पर लानवाजी वेंग के हाथ माउथ की तरफ लेके आता है और उसे अपनी माउथ से रब करने लगता है। बोलता है कि उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें आयुआन की वजह से हो रही हैं, क्योंकि तुम आयुआन को फीड करवा रहे हो, तो उसी वजह से ये सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं। तो लानवाजी उसी टाइम इंटरैक्ट करता है और बोलता है कि मे बी, पर मुझे नहीं लगता, ये पूरा ट्रू नहीं है, पर वो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकती मेरे लिए। वेंग की आईज बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाती हैं और वरी से देखती हैं लानवाजी की तरफ। वो वेंग की आर्म्स को पकड़ के हुए बोलता है कि मुझे किसी बात का भी रिग्रेट नहीं है, जो कुछ भी हम दोनों ने किया। लानवाजी बहुत ज़्यादा ट्रुथफुली बोलता है। वो सुन के वेंग के दोनों लिप्स पार्टेड हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि लानवाजी बहुत ज़्यादा ट्रुथफुली बोल रहा है, और छोटी सी उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है, और वो लानवाजी को बोलता है कि मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है, और स्माइल करते हुए बोलता है किसे रिग्रेट होगा, एक फेमस हंगुल जुल। मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ पूरा आधा कल्टीवेशन वर्ल्ड इस चांस के लिए मर रहा होगा, पर वो चांस मुझे मिला। मैंने तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड की लंचा। वो सुन के लानवाजी वेंग का रिस्ट को बिल्कुल स्क्वीज करता है, क्योंकि उसे ये सारी वल्गर चीज़ें सुननी नहीं थी। वो वेंग को बोलता है कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। वेंग कुछ बोलने ही वाला होता है, पर लानवाजी उसे चुप करवा देता है। वेंग का फेस बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वेंग बोलता है क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? लानवाजी बोलता है वेंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता। वो लानवाजी को बोलता है आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। वेंग की आवाज़ बिल्कुल अजीब सी लगती है लानवाजी को। लानवाजी जिसने अपने दिमाग में यही सोच लिया था कि वेंग बहुत ज़्यादा प्लेजर होगा उसकी ऑफ़र को लेके, पर अगर उसकी ऑफ़र अनवेलकम है, उसके लिए ये चीज़ भी अभी मैटर नहीं करती। अब लानवाजी ने ये सारी चीज़ें बोल दी हैं, और वो यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि वेंग उसे बोले कि उसको उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती, और वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। और वो ये सारी चीज़ें अभी दिमाग से निकालता है, और वो फिर से बोलता है, बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली बोलता है लानवाजी, जेंटली बोलता है वेंग मुझे यहाँ पसंद आ रहा है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, वैंस के साथ। वो सुन के वेंग बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल होता है। लानवाजी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने हाथों से बिल्कुल पकड़ देता है। वेंग अपने हाथ बिल्कुल भी पुल नहीं करता। लानवाजी जो बिल्कुल उम्मीद कर रहा था कि वो आंखों में एक होप देखेगा, जॉय देखेगा, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वेंग बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड लग रहा था और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन फील करवा रहा था। अभी ये सारी चीज़ें लानवाजी के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही थी। तो अचानक से वेंग बोलता है नहीं नंचा, तुम नहीं कर सकते, यहाँ तुम नहीं रह सकते, ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। तो लानवाजी वो सुन के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए अगर रीजनेबल है तो मेरे लिए क्यों नहीं? तो वेंग बिल्कुल हार्शली बोलता है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। लानवाजी अपनी ग्रिप और टाइट कर देता है वेंग की हैंड से और बोलता है क्यों? तो वेंग बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे पास तुम्हारा सेक्ट है।
वो उसी टाइम बोल देता है कि मुझे वो सब नहीं चाहिए, और वो वेइंग की रिस्ट को स्क्वीज़ करता है, मुझे यहाँ पे रुकना है तुम्हारे साथ। तो उसी टाइम वेइंग बोलता है नहीं, तुम्हें ये लगता है बट नहीं, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा तुम अभी क्या बोल रहे हो, और तुम्हें अभी तक ये भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या करके बैठा हूँ। लालवाजी वेइंग को ही स्टेयर कर रहा था। वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे मालूम है कि तुम कौन से पाथ पे चले गए हो और तुम कौन से मेथड कर रहे हो कि तुम लोगों को कैसे डिफीट करते हो। तुमने कैसे वैन रोहान को डिफीट किया था, तुम कैसे अपनी एनिमीज़ को ख़त्म कर रहे हो। वो सारी चीज़ें जो फॉरबिडन होती हैं वो तुम सारे मेथड यूज़ कर रहे हो अपनी कल्टिवेशन में। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है। वो देखता है कि वेइंग की चेस्ट बिल्कुल तेज़ी से चल रही होती है, यानी उसकी धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही होती हैं कि उसकी चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रही होती है। तो वो देखते हुए लालवाजी बोलता है कि वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती वेइंग। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे हर दफ़ा यही लगता है कि ये पार्ट लास्ट हो जाएगा, बट नॉवल पता नहीं क्यों भी होती जा रही है। तो मुझे यही लगता है कि जो आने वाला पार्ट होगा वो ही लास्ट पार्ट होगा। एंड स्टिल आई एम सो सॉरी, मैंने इतना टाइम ले लिया पार्ट को अपलोड करते हुए। गाइस आप लोग भी अंडरस्टैंड करो यार, यूट्यूब तो मेरा वैसे भी साइड वाला था, बट मैं हमेशा यही चाहती थी कि मैं रोज़ अपलोड करूं। बट होपफुली जल्दी से ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।